हेलो दोस्तों, आज होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये बात सबको पता होगी कि ट्रिग्नोमेट्री एक टफ टॉपिक है। मैक्सिमम बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे जिससे कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या होता है, यूज़ क्या होता है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स या फिर उनके यूज़ में आती है जो जैसे कोई मतलब कैपिटल बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे माउंटेन, मून, अर्थ, सन, इनकी बीच की डिस्टेंस, रेडियस निकालने के काम आती है। ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम होता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और लाइंस के बीच में रिलेशन बताती है। जैसे कि मान लो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही रखती है। थोड़ा सा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में जान लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती हैं। उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, उसके बाद अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है वो किसमें होती है कि बेस क्या लें सर और परपेंडिकुलर क्या लें। तो चलो उसके बारे में देखते हैं कि बेस क्या होती है और परपेंडिकुलर क्या होती है। बेस क्या होती है? जो वो साइड जो एडजेसेंट होती है एंगल के, यानी थीटा के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। सर अब ये एडजेसेंट वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है? तो चलो देखते हैं। एडजेसेंट यानी वो साइड जो इस एंगल के पास हो, या फिर वो साइड जो इस एंगल को टच करके जा रही हो। एक साइड तो पहले से ही हाइपोटेनस है तो वो तो छोड़ देते हैं, बाकी जो दूसरी लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग परपेंडिकुलर पे बात करते हैं। परपेंडिकुलर क्या होती है? परपेंडिकुलर अपोजिट टू थीटा, यानी परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो थीटा के अपोजिट होती है। जैसे देखते हैं, ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो इसकी अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो बेस और परपेंडिकुलर को एक्सचेंज कर देते हैं और हम लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें यही याद रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरा नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो अब आगे हम लोग रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे तो 3 रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, और ऐसे ही नाम होते हैं। 3 रेशियोज कौन कौन से देखते हैं। पहला होता है साइन, फिर दूसरा होता है टेंजेंट, फिर तीसरा होता है सेकेंड। ठीक है, तो मेन 3 रेशियोज होते हैं। उन रेशियो से 3 से 6 बनते हैं जिनको हम लोग जानते हैं। पहला क्या होता है हमारा, जैसे मान लो ए पार्ट है, जैसे हम लोग बोलते हैं सिन यानी साइन। फिर दूसरा क्या होता है? कोसाइन, जिसे हम लोग कॉस बोलते हैं। फिर तीसरा क्या होता है? टेन। फिर उसके बाद जिसे हम लोग बोलते हैं कोटेंजेंट यानी कॉट। ऐसे ही होता है ये डी होगा इधर। फिर ये ई वाला क्या होता है? हमारा ई वाला होता है सेक यानी सेकेंड। उसके बाद आता है एफ में, एफ में हमारा आता है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक आता है। पहले तो हमें इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग साइन के बारे में पढ़ते हैं। साइन, जैसे एंगल साइन थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, और लास्ट में सेक थीटा होगा। हाँ, ठीक। इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनके कुछ रेशियोज होते हैं, यानी 2 साइड्स का रेशियो होता है। जैसे साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें रेशियो क्या होता है? उसमें रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमें याद करना पड़ेगा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक। फिर कॉस पे आते हैं। कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे ही सेम टैन में क्या होता है? टैन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर उसके बाद कॉट में क्या होता है? कॉट। अच्छा हाँ, अब यहाँ से मैं एक चीज देखनी है, जो साइन, कॉस और टैन है वो तो हमारे मेन
मतलब मेन है। बाकी जो कॉट, कॉसेक और सेक है ये उन तीनों का रेसिप्रोकल है। तो जो कॉट होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। और रेसिप्रोकल मतलब या फिर हम लोग ये बोलते हैं उल्टा, ठीक है। तो क्या होता है देखो, कॉट को हम लोग tan का उल्टा बोलते हैं यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉसेक को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन का उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। सेम ऐसे सेक को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन में बेस और ये परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया? ये हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें ये याद नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए एक नॉर्मल सी ट्रिक है। देखो कौन सी ट्रिक है? ट्रिक जैसे मान लो तो एक बॉक्स बना लेते हैं और उसमें ऐसे करके कॉलम्स कर लेते हैं। उन कॉलम्स में 6 कॉलम्स होने चाहिए। पहले देखो P, फिर B, फिर P, फिर H और B, ठीक है। कितना हो गया? उसके बाद देखो ये क्या होगा? साइन। हमें सबसे पहले क्या लिखना है? साइन, फिर कॉस, फिर टैन। ऐसे ही सेम नीचे क्या करना है हमें? कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया सर। अब इसके आगे क्या होगा और कैसे हम लोग इस फॉर्मूले, इससे हम लोग फॉर्मूले लर्न करेंगे और उन्हें अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो इधर हमें करना क्या है, जब हम लोग साइन का फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर हमारी एक फ्रैक्शन बन जाएगी, फिर रेशियो बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब अगर हमें कॉस का देखना है तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखो हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। फिर आगे आते हैं टैन में। टैन क्या होगा? ऐसे ही सेम टू सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मेन चीज अब शुरू होती है जहां पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। क्या होगा? अगर हम लोग कॉसेक का फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे साइन के लिए हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख रहे थे, वैसे कॉसेक के लिए क्या लिखेंगे? जस्ट उसका उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आया? देखो फिर ऐसे ही क्या हमें सेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस और टैन का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम लोग ऐसे क्या सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं बिना लर्न करे। एक तरीका और है, अगर तुम्हें इन्हें लर्न करना है तो कैसे लर्न करोगे? कुछ टैग लाइंस होती हैं या कुछ लाइंस होती हैं, लोग उनसे कोरिलेट करके इन्हें समझ लेते हैं। जैसे मान लो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके हम लोग लर्न कर सकते हैं ये नॉर्मली, ठीक है। हाँ, तो अभी बच्चों हमने पढ़ा था कि जो रेशियोज होते हैं, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अब उनको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है ये, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या है क्वेश्चन? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हमें फॉर्मूले में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? साइन ए इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? 3। और हमें पता है कि अगर हमें क्या रेशियो से हटाते तो हमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या होगा? हाइपोटेनस हमारी कितनी हो जाएगी? 5x। एक बहुत जरूरी बात हमें पता होनी चाहिए कि जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उन सब में एक थ्योरम लगती है। कौन सी थ्योरम लगती है? तो वो उस थ्योरम का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे इसी ये राइट एंगल ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है। तो अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो क्या होती है? देखो पाइथागोरस थ्योरम, इसी क्वेश्चन में समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम क्या होती है? इसका मतलब ये कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम उसकी हाइपोटेनस के स्क्वायर और इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर ऐसे करते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें हाइपोटेनस पता है, वैल्यू दे देते हैं 5x का स्क्वायर। ऐसे फिर क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना है? 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। हमें पता है ये कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर। ये इधर माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। b हमारा क्या है? b हमारा बेस है यानी बेस, और ये एंगल मान लेते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे आएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अब हमेशा ऐसे लिखते हैं b इज इक्वल टू √16x स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर कितना आ गया? 4x। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो बेटा हमें क्या तीनों चीजें मिल गई। अब हमें पर बेस भी मिल गई है। बेस हमारी कितनी आ गई है? बेस इज इक्वल टू 4x। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें निकालना है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे? क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, इधर देख लेते हैं, ठीक है। देखो साइन के तो हमें पता ही है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कॉस निकाल सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्या होता है फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारी कितनी है? 4x, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x, और हाइपोटेनस कितनी है? 5x, तो हम लिखेंगे 5x। x कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया 4/5।
ऐसे ही हम वैल्यूज पुट करके बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कॉस के बाद अब हम लोग निकालते हैं tan a। tan a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कितनी दी है? 3x लिख लेते हैं। बेस कितनी है? 4x लिख लेते हैं। x x कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमारा आंसर यानी tan a की वैल्यू। समझ में आया? आगे देखते हैं। उसके बाद हम cot को भी निकाल सकते हैं। cot a को उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस कितनी हो जाएगी? 4x और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3x। हमें एक बात पता होनी चाहिए, हमें एक लाइन में एक से ज्यादा इक्वल टू नहीं लगाने हैं। ठीक है, x x कैंसिल हो गया, 4/3 आ गया। क्या cos a हो गया, tan a हो गया, cot a हो गया। क्या बचा बच्चों? अभी हम लोग के दो और रेशियो बचे हैं। कौन कौन से? एक बचा है sec। sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec होता है cos का उल्टा। cos क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी है भाई? 5x। और बेस हमारी कितनी है? बेस हमारी 4x है। लिख लेते हैं। ऐसे करके आप लोग के लिए होमवर्क है क्या, जो बचा हुआ sec a का है वो आप लोगों को घर पे निकालना है और आंसर बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया है और उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा? सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 15 cot a = 8 फाइंड द sin a एंड sec a। हमें क्या करना है? हमें ये वैल्यू दी है, हमें sin a और sec a फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं फाइंड आउट। 15 cot a = 8 जो हमें गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। 8/15। cot का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट tan का उल्टा, यानी tan का हमें कितना फॉर्मूला होता है? tan का हमारे रेशियोज क्या होते हैं? होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी हमारी बेस कितनी है भाई? 8। और हमें पहले से पता है कि अगर कोई रेशियो अलग लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे फिर क्या? परपेंडिकुलर 15x हो जाएगा। इतना हम लोग कर लेंगे। अब हमारा अगला स्टेप आता है। क्या आता है? अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? हाइपोटेन्यूज भी निकालनी पड़ेगी। और उसको निकालने के लिए हम लोग एक थ्योरम लगाते हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता है। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, हमें हाइपोटेनस दी नहीं हुई है। परपेंडिकुलर कितना है? 15x का होल स्क्वायर। ऐसे निकल जाएगा 8x का होल स्क्वायर। ये होगा। आप लोगों को सारे स्क्वायर्स याद करके रख लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ऐड करने में क्या आ जाएगा? 289x²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी? √289x²। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 17x। तो हमारी हाइपोटेनस कितनी आ गई? h = 17x। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? जैसे ही हम हाइपोटेनस यानी तीनों चीजें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें डायरेक्टली क्या उन्हें इनके रेशियोज में रख देनी है। ठीक है, चलो करते हैं। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? sin a = क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, सही समझो। फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारी कितनी है? अभी हम लोगों ने देखा 15x और बेस कितनी हो जाएगी? बेस नहीं, सॉरी, हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? 17x। x कैंसिल हो गया और हमें क्या आंसर हमारा मिल जाएगा 15/17। सेम ऐसे ही sec a देखते हैं। sec a = अब sec का फॉर्मूला क्या होता है या फिर sec का रेशियो क्या होते हैं? तो चलो देखते हैं। sec किसका उल्टा होता है? sec cos का उल्टा होता है। और cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस हमारी कितनी है? हाइपोटेनस हमारी है कहां है? यहाँ ये 17x। और बेस हमारी कितनी है? बेस कह जाते हैं 8x। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 17/8। एक आंसर ये है और दूसरा ये। हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया। हाँ, तो होप वो पहले वाला आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स। ठीक है, इनको भी लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, तो उनको काउंटर करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम्हें लर्न नहीं करना है या फिर किसी बच्चे को लर्न करना है तो वो ऐसे लर्न करने सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ऐसे वो बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है, क्या ट्रिक्स है देखो जरा। जैसे मान लो हमें सिर्फ साइन की ही टेबल लर्न करनी है। ठीक है, क्या होता है, हम लोग ऐसे लिख लेंगे 0/4, 1/4,
2/4 और फिर नीचे यहाँ पे लिख देते हैं 3/4 और ऐसे ही 4/4। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब इससे फायदा क्या मिलेगा हमें, हम कैसे करेंगे? तो देखो साइन की वैल्यू साइन 0 क्या होगी हमारी, देखो 0/0 डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होगी, देखो अभी हमने लिखा क्या 1/4 अंडर रूट 1/4 यानी रूट का 1 तो 1 ही हो जाता है, ये 2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री क्या हमारी 1/√2। ऐसे ही सेम अगर हमें साइन 45 डिग्री है, साइन 45 क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखा वहां पे √3/4 2 बनता है 2 होता है, तो अंडर रूट क्या है 1/2 1 का रूट 1 ही होता है, तो अब क्या जाएगा 1/√2। तो देखो हमारी साइन 45 कितनी है √2। ऐसे ही साइन 60 हमारी कितनी थी, साइन 60 लिख लेते हैं। साइन 60 हमारी क्या होगी √3/4 और 4 का क्या हो जाता है 4 बाहर 2 आता है √3/2। ठीक है, ऐसे क्या होगा साइन 90 का √4/4 यानी क्या हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, √1 ही होता है। इतना समझ में आ गया? तो सिर्फ हमें अगर टेबल नहीं याद हो रही है तो सिर्फ हमें क्या साइन की वैल्यूज को लर्न करना है, या फिर लर्न भी नहीं करना, हमें ट्रिक बनानी है। क्या ट्रिक है वो? ट्रिक ये है कि अगर साइन 0 लिखेंगे तो 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 ये सारे नंबर्स अंडर रूट के अंदर होने चाहिए। ठीक है ना? तो 0/4 0 डिग्री होगा, ऐसे हम लोग सीक्वेंस लिखेंगे 0 30 45 60 90 डिग्री, इतना हो जाएगा। अगर हम लोग साइन की वैल्यू लर्न कर लेंगे तो साइन का जस्ट रिवर्स होता है। क्या देखो रिवर्स है, ये 1 है 90 तो यहाँ पे रिवर्स होते 0 आ गया, तो 60 है वो 30 हो जाएगा, 1/√2 ये मिडिल का पोर्शन है, ये सेम हो जाएगा, फिर ये इधर से इधर आ गया और इधर से इधर आ गया। तो बताओ अगर तुम साइन भी लर्न कर लोगे तो क्या तुम्हारे लिए कॉस की आसान हो जाएगी, बस क्या करना है उसका रिवर्स करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, हाँ इसके आगे क्या, अब हम tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो जो tan होता है हमारा tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, तो देखो क्या होगा sin थीटा यानी sin, चलो tan 0 की वैल्यू निकालते हैं, tan 0 डिग्री की निकालते हैं। ठीक है, तो यानी sin 0 अपॉन में cos 0 डिग्री। ठीक है, sin 0 हमारा कितना होता है 0 होता है, तो 0 लिख लिया यहाँ पे, और cos 0 कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख लिया। और हमें पता ही है कि अगर हम लोग किसी और 1 करेंगे तो क्या आएगा tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखो जो हम निकाल रहे थे हमारा तो ये आ गया यानी 0 डिग्री, समझ में आया? तो ऐसे करके क्या हम लोग tan 30 tan 45 और tan 60 निकालेंगे। अभी हम लोगों ने क्या 3 वैल्यू निकालनी है, साइन की निकाली है, cos की निकाली है और tan की निकालनी है। ठीक है, 3 वैल्यूज हो गई, हमने तो सिर्फ बोला तुम्हें साइन की लर्न करनी है। ठीक है, अब क्या जब tan का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा cot आ जाएगा। देखो tan 90 क्या था नॉट डिफाइंड, अब क्या हो जाएगा cot 0 नॉट डिफाइंड, इसका tan 60 रूट से था tan 30 रूट से जाएगा, ये पूरा क्या हो गया पलट गया है बस, और कुछ नहीं हुआ है। फिर sec क्या होता है, sec उसका अपोजिट होता है, sec उसका रेसिप्रोकल होता है किसका cos का। cos क्या है देखो हमें फिर से एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या हमने पहले बताया था क्या होता है tan का, तो हम लोगों ने सीख लिया है। अब आते हैं sec पे। sec क्या होता है, जो हमारा sec होता है जैसे मान लो sec थीटा है, वो किसका रेसिप्रोकल होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो क्या अगर हमें sec 0 डिग्री निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 1 में cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 कितना होता है हमारा 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे sec 0 डिग्री में cos 0 की वैल्यू रख देंगे, यानी हमारा क्या आ जाएगा sec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। और देखो टेबल में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कुछ अलग एंगल ट्राई कर लेते हैं, जैसे sec 30, तो ये क्या होगा 1 में cos 30, यानी हमें क्या करना है बस रेसिप्रोकल करना है। cos 30 हमारा कितना है √3/2, तो sec 30 इज इक्वल टू 1 में √3/2। हमें पता है क्या होता है, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ऐसे फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाता है, यानी 1 × में 2 में √3, तो हमारी sec 30 हमारा कितना आ गया 2 में √3। देखो तुम्हारे सामने पे लिखा हुआ है। तो ऐसे करके सिर्फ साइन की वैल्यू ऐसे समझने से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये था हमारा पार्ट 1। अब इसके आगे के टॉपिक के लिए जो कि प्रूविंग है और बाकी सारे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आएंगे। थैंक यू।